इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लेन, प्रोजेक्टाइल प्लेन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो जो मैंने बताया पिछले 5 क्वेश्चन जरा उसी से पूछते हैं। इंक्लाइन कैसे पढ़ो क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो बहुत क्लियर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आसान में पूछेगा। पूछो क्यों, नाम ही बोल रहा है इंक्लाइन, तो वो पहले काम करके भाग जाता है। ये तो कोई इंक्लाइन ले, ठीक है। मतलब पहले फिगर में क्या था हमारा, फिगर ये था, ये क्या है ग्राउंड प्लेन में। ग्राउंड में हमने पढ़ना भी सीख लिया, कौन कौन, h निकालना सीख लिया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमने सीख लिया t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। हमने सीख लिया r बराबर u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। अब यही सारे फॉर्मूला हमको इसमें बताने हैं इंक्लाइन में, जहां एंगल दे रखा है हमारे पास अल्फा, ये दे रखा है थीटा, तो ये एंगल बच गया हमारे पास थीटा माइनस का अल्फा। इसमें क्या अंतर है, यहाँ एंगल दिया था सिर्फ एंगल थीटा ही था, यहाँ एंगल 2 बन गए, इसलिए लोगों को 90 दिया जाता है। अगर जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको याद बुरा लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी में आ गया। पूछो क्यों, हमें जो एंगल जरूरत था वो ट्रिपल एंगल जरूरत था, और अब जो एंगल बन रहा है वो बीच का एंगल, वो आ गया थीटा माइनस का अल्फा। बस समझ आ रही, ये एंगल अल्फा कौन सा है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, मतलब प्लेन अब ये रह गया, जो पहले एक्स एक्सिस ये था वो बन गया एक्स एक्सिस यहाँ। बस समझ आ रही है। अब जहां जहां देखो याद करना शुरू करेगा कैसे डायग्राम से बनने बोल के देखिए, 2 मिनट देख लो, ऊपर पे काम हो जाएगा हमारा। यहाँ क्या है फॉर्मूला, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी को मैं लिख रहा हूं इसके तरफ में से, फॉर्मूला क्या बनेगा, h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। बोर्ड पे देखना, फॉर्मूला कहता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। इस अल्फा देख लेना क्या आ रहा है। अब और सुना कि सिंबल इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी हम किसी इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला पूछेगा, कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि एंगल जमीन से ले रखे हैं एंगल कितना अल्फा, और उसका एंगल कितना जमीन से थीटा, तो हमें इस प्लेन में एंगल कितना मिला थीटा माइनस अल्फा। तो जहां जहां साइन है वहां वहां पुट कर दो थीटा माइनस अल्फा। ट्रिक क्या है याद रखने का, जहां जहां थीटा है वहां पुट कर दो थीटा माइनस अल्फा। पूछो क्यों, क्योंकि यहां थीटा था तो फॉर्मूला बन रहा था ये u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g, जो हम पहले से याद कर चुके हैं और अच्छे से समझ में भी आ चुका है। जब हम इसको डिराइव करते हैं तो उसमें फॉर्मूला में आता है जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा माइनस अल्फा करते हैं, इसलिए पुट करते हैं क्योंकि एंगल अब बन गया थीटा माइनस अल्फा। अगला चीज पूछ रहा है यहाँ पे tan थीटा g, t बराबर 2u sin थीटा माइनस अल्फा। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एंगल अब हमारा ये बदल गया थीटा माइनस अल्फा। एंगल ऐसा ही क्यों बना, तो जमीन से एंगल था हमारा अल्फा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल, और इसका एंगल प्लेन कितना है तो बोलेंगे थीटा अभी भी, तो रिजल्टेंट एंगल कितना बना, तो रिजल्टेंट एंगल ये है, यानी ये पूरा थीटा उसमें से अल्फा माइनस कर देंगे, थीटा पूरा अल्फा माइनस कर देंगे, तो एंगल बीच का बीच वाला अपॉन g cos अल्फा। एक बार चेक कर लेना कि कल की क्लास में जो मैंने लिखवाया है वो सही लिख रहा हूं तो गलत लिख रहा हूं, कोई बताओ तो बता देना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकता है। अब मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, r में u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। जब यही रेंज हम इसमें निकालते हैं तो मैंने क्या लिखवाया है, वो लिखवाया है मैंने u स्क्वायर थीटा माइनस का अल्फा। इस केस में क्या ये जो मैं लिख रहा हूं ना रेंज, इसमें रेंज पूछेगा मैक्सिमम कब होती है। अगर ये रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g पूछेगा मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कब आएगी, तो बोला थीटा बराबर 45 डिग्री। सर 10 हां कितना पे आता है मैक्सिमम रेंज, यहां लिखा है वैल्यू बोलेगा r मैक्सिमम, मतलब r की मैक्सिमम कितनी होगी 45 पर 10 45 वगैरह। और ये 45 डिग्री या रेंज मैक्सिमम पूछ ही क्यों रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये है r। अगर मुझे ये रेंज लंबा चाहिए कितना लगा सकते हैं, अगर ये r मैक्सिमम है तो इसको लंबा जाने के लिए क्या जरूरी है, ये एंगल क्या होना चाहिए, इसलिए इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोलता है, एंगल बताओ क्या हो ताकि मेरा r मैक्सिमम हो, यानी ये लंबी से लंबी दूरी तय करे। बात समझ आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको मैक्सिमम किया, तो बोलेंगे u फिक्स है g फिक्स है। u फिक्स इसलिए है क्योंकि मैंने पत्थर को तो फेंक दिया, अब उसमें कितने एंगल फेंकूं ताकि आंसर ये रेंज मैक्सिमम आए।
क्या रखूं, मैक्सिमम रेंज है। एक तो कोई लोग कहेगा कि सर यू पे बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, तो यू तो अपने हाथ में है, पर एंगल पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो उसके लिए रूल है, हम बोलेंगे sin 2 थीटा बराबर 1। क्यों सर? क्योंकि sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सर आपको सब पता है कि वैल्यू 1 ही होती है, तो मैंने सिखाया था पिछले क्लास में कि sin थीटा का वैल्यू ऐसा होता है। इस कर्व को बोलते हैं साइन कर्व। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी बात हो रही है, और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 के बराबर। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो कोई आपसे पूछे sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है 1। तो मिनिमम कितनी होती है? -1। sin थीटा मिनिमम कितनी होती है? -1। और ये v क्यों होती है? क्योंकि ये वैल्यू 90 पे आती है, तो sin 90 की वैल्यू आती है 1, और यहाँ पे वैल्यू आती है sin 90 पे आती है फिर से -1। बात समझ आ रही है? तो बस ये चीज यहाँ पे देख दिया हमने, लिख दिया 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि अगर हम एंगल में 90 पुट कर दें तो sin 90 1 हो जाता है। अगर एंगल 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर 90 के, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। उसे डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया। बात समझ आई है? अब यही वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है? तो यहाँ पे बोलते हैं मैक्सिमम रेंज आने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ कितना है? 45 डिग्री सिर्फ, और यहाँ पे कितना है? अल्फा बाई 2 ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। ये अल्फा क्या है? इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। क्या अल्फा क्या काम करता है? इस प्लेन को रोटेट करवाता है, जिसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। अगर अल्फा नहीं होता ये फिगर कभी इंक्लाइन होता ही नहीं। बस समझ आइए? बस ये कहानी था। 490 मीटर अब तो टाइम के पहले पार्टी को स्टार्ट कर रहा हूं। कितना समय लगेगा उस पत्थर को धरती पे टकराने में? हमें t पूछ रहा है। 490 ये ना कहा है 490 मीटर हाइट पर वो उड़ रहा है, और वो क्या करता है कि अपने एरोप्लेन से एक पत्थर नीचे फेंकता है। एरोप्लेन का स्पीड मालूम है कितना देने का स्पीड? 108। हमें स्पीड देने का एरोप्लेन का 108। कितना समय लगा? फॉर्मूला होता है 2h/g। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई चीज ऊपर उड़ रही हो या कुछ हाइट से उड़ रही हो, उसको अगर हम ड्रॉप करें या उसको उससे कोई पत्थर फेंके, दोनों को गिरने में समान समय लगता है। ठीक है? यानी अगर कल को अगर ये फ्लैट मूव करते हुए गिर जाता धरती पर, तो उसको भी धरती में गिरने में उतना ही समय लगा जितना उस पत्थर को फेंक के गिरने में समय लगा। यानी ये क्वांटिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो एरोप्लेन गिरे या उसमें से कोई पत्थर गिरे। बात क्लियर है? इसी रिजल्ट को बोलते हैं रिजल्ट नंबर 1, जो हमने पिछले हम लिखवाया था। अगर जिसको याद हो तो अच्छी बात है। अब हमें दे रखा है इसका हाइट दिया 2h/g, तो पुट कर देते हैं। हमें निकालना था t √2h/g। तो h दे रखा हमारे पास, पुट कर देंगे। तो h है कितना? 490 अपॉन g मतलब 9.8। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन दे रखा हो 490 हाइट पर, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इससे दुगना वैल्यू है। 2 नंबर का 1 जुगाड़े 9। जब भी आपको दे रखा हो हाइट 490, कभी भी आप g को 10 मत लीजिए, तब उस केस में आप लीजिए g को क्या? g को लीजिए 9.8। जब भी आपको हाइट दे रखा हो 490 या 49 या 4.9, तो आपको g लेना है उसके, इसलिए 9.8, क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स होता है। ये ट्रिक याद रखिए। तो ऐसे क्या आ जाएगा हमारा? √2 इंटू का 490 अपॉन 9.8, जिसमें हटा है 0 ऊपर चला गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? 2 से काटा इसको, आएगा 498, 49 आएगा। 2 4 जा 9, 2 9 जा 18। जिसको डिवाइड नहीं आता वो सीख लीजिए डिवाइड। ये से काट दिया, आया 100। आंसर आ गया √100 यानी 10 सेकंड। यानी उस पत्थर को जमीन पे आने में 10 सेकंड लगेगा अगर वो एरोप्लेन घूम रहा हो इतने स्पीड से, उसके हाइट जमीन से कितनी दे रखी हो। फिगर ये है, आंसर ये है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था पॉइंट नंबर 2, क्या रखा है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, यानी वो पूछ रहा है r क्या होगा। जब भी पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ जाना वो रेंज पूछ रहा है। रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज डिस्टेंस होता क्या है? रेंज होता है u इंटू का t, मतलब डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल टाइम इन सेकंड।
तो लिख देंगे हम u कितना दे रखा है हमारे पास इतना 108, तो 108 दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, हाइट दे रखा है मीटर में, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो इनटू कर दो 5/18 से, तो क्या 18 छक्के 108, 6 पंचे 30, कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। अब ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, दोनों का यूनिट सेम है, पुट कर देंगे, हो जाएगा 30 × 10, आंसर आ गया 300 मीटर। अगला पूछ रहा है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बोल रहा है कि जो आदमी अंदर बैठा हुआ एरोप्लेन के उसको कैसा दिखाई देगा जो पत्थर गिर रहा होगा तब, और जो आदमी धरती पे खड़ा है वो देखेगा उस पत्थर को गिरते हुए उसको कैसा दिखाई देगा, दोनों का पाथ बताना है अलग अलग। बात समझाइए, देखिएगा उसको निकालेंगे, हम लिखेंगे थर्ड केस। पूछ रहा है पहला द पाथ इज ऑब्जर्व फ्रॉम एरोप्लेन, कितना आएगा वैल्यू लिखेंगे, पाथ ऑब्जर्व बोलेंगे s बराबर u × t आई कैप, और जो पाथ देखेगा जमीन से, द पाथ ऑफ ए पैराबोलिक पाथ when observed from ground, parabolic path is observed from ground, ये वैल्यू क्या होगी s बराबर ut प्लस हाफ at², इससे निकालिए कितना आएगा वैल्यू, ये आ गया वैल्यू 1/2, पुट कीजिए इस वैल्यू में आ जाएगा आपका आंसर 1/2 gt², ये है आपको j, ये है आपको i, समझ गए, लिख लीजिए। यहां से छोटा कर लीजिए, वही करता है, ऐसे ही अक्सर तो छोटे करते हैं, वीडियो होता है। समझाने के लिए ऊपर लिखा है, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कौन ये वाला, ये मत समझना ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसको समझाने के लिए यूज किया है, ठीक। अब अगर उसको हिट करना है, इसका डिस्टेंस दिया है जहां से उसको फायर कर रहे हैं वो है 100 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, जहां उसको हिट करना है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी व्हाट हाइट बाय द गन, तो बोल रहा है इस गन की हाइट क्या होनी चाहिए, ये हाइट क्या होनी चाहिए ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर दे, ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर दे। और अगर मैं बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस है 100 मीटर, मतलब ये क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज, और रेंज कितना है देखिएगा, रेंज हमें मालूम है 100 है, देखिए r इक्वल टू फॉर्मूला होता है, r होता है डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड हो गया u, टाइम लग गया √2h/g। तो याद रखिए फॉर्मूला को सिंपल तरीके से लिखिए, r मतलब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिख दिए। अब टाइम को डिफाइन कीजिए इस केस में, तो फॉर्मूला होता है u इनटू टाइम मतलब √2h/g, h मतलब हाइट। अब हम इन दोनों को कंपेयर एक साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा, r दे रखा है हमारे पास 100 मीटर इक्वल्स टू u दे रखा है 500 √2h/g, g दे रखा है 10, मान लो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/5 बराबर √2h/g, स्क्वायर को दो तरफ, स्क्वायर बोथ द साइड लिख देंगे, 1/5 का स्क्वायर बराबर 2h/g, 1/5 मतलब 1/25 इक्वल्स टू 2h/g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी h बराबर g इंटू g/25 इंटू 2, g मतलब आ गया 10 इंटू 2/25, 5 × 10 बचे 25, आंसर आ गया 4/5 यानी 0.8 मीटर, पकड़ जाएगा, यही पे आंसर आ रहा है आपका x=1/5। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर नहीं कुछ तो 1 है, तो 1/5 बराबर 0.8
50 आएगा। 0.2 मीटर है। ये बोल रहे हैं शॉर्ट मतलब कैसे हो सकता है? सही है। ठीक है। हो गया। अगला लिखेंगे क्वेश्चन एक घर से करना है। A particle is projected, height of each stair is h. Height of each stair is h. स्टेयर्स स्टेयर्स के बाद बोलिए सर। Height of each stair is h. Yeah. And width is w. सर एक मिनट, अब यहाँ से Height of each stair is h. h. स्टेयर्स के बाद से हाँ स्टेयर के बाद ही बोल रहे हैं। हाइट ऑफ Each stair is h. Each stair is h and width is w. फिगर बनाना है। Width is w. Width is w. विथ And width is w. Width is w. W. Width w है। Width मतलब इसको बोलते हैं ना width। ये d है ना। ये width है। Width is w. If the particle is strike on n stair. If the particle is strike on n stairs. इफ द पार्टिकल इज Strikes on n stairs. स्ट्राइक्स ऑन n stairs मतलब ये जो पार्टिकल है ना स्ट्राइक कर रहा है टोटल नंबर n stairs पर। यानी ये पहला स्टेयर्स हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ऐसे गए लास्ट में पहुंचा वो n stairs। n मतलब n stairs ये कहना चाहते हैं। If the particle is strike on n stairs, then find out his n. Then find out n. If the particle strikes on n stairs, then find out n. कि कितने स्टेयर्स थे? 4.7, 4.8, 4.9 ये तीन एग्जांपल हैं एनसीईआरटी के एग्जाम में आए हुए। बस ये तीन क्वेश्चन बनाएंगे। कर लीजिएगा इसको लेक्चर टेस्ट कीजिए तो अच्छे से कीजिए और अच्छे से करके इसी पब्लिकेशन के आती है आपको क्लास 11 की फिजिक्स की देख लीजिए देवीगंज सज्जनगंज ये एमटीजी की आती है आपको फिंगर टिप्स हाँ 11th की आती है खरीद लीजिए क्लास 11th की आती है 7th की समझे कि पढ़िएगा इससे आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इन प्रोजेक्टाइल मोशन फिर हम पढ़ाए थे मोशन इन इंक्लाइन में। चलो चला गया यही सब बच्चे का क्या दिक्कत है लोगों का हॉरिजॉन्टल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला क्या है टॉपिक हमने पढ़ा एक बार इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन यानी इन सब टॉपिक को हमने कवर कर रखा है। ठीक है इसमें हमने लेक्चर लिया था कितना 3 क्लास इसमें लेक्चर लिया था कम से कम 4 क्लास इसमें लेक्चर लिया मैंने 2 क्लास इसमें लेक्चर लिया मैंने 1 क्लास टोटल अभी क्लासेस हुई कितनी 5 3 3 6 4 10 क्लासेस में आपके इतने टॉपिक खत्म हुए हैं। हाँ अब आपको बताना एक एक केस करके सबको फर्स्ट से केस फर्स्ट कहता है मोशन इन ग्रेविटी पढ़ाए थे उसमें 3 केस था केस फर्स्ट केस 2 केस 3। इस केस 3 में क्या था हमारे पास जैसे मान लो पहले केस पढ़ाए थे जब पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं कहां से ग्राउंड से ये था हम केस फर्स्ट पढ़ाए इसकी बात कर रहा हूं मैं ये टॉपिक इसमें पार्टिकल होता है ग्राउंड से फेंके ऊपर में पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और फिर नीचे गिरा तो पहुंचने में कितना समय लगा उसको बोलते थे टी और जमीन पे आने में कितना समय लगा उसको बोलते थे कैपिटल टी। ये टी था यहां पहुंचने में लगा समय इस हाइट को बोलते थे हम लोग मैक्सिमम हाइट। ये था हमारा केस फर्स्ट समझ में आएगा। ये ग्राउंड से भेजे थे मोशन एंड ग्रेविटी में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें पढ़े थे केस फर्स्ट में ये पढ़े थे कि जब किसी पार्टिकल को h हाइट पर फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट पहुंचता है तो उसको टाइम लगता है t और जब वो वही पत्थर जब धरती पे आता है तो
तो टाइम लगता है टाइम ऑफ लाइट टोटल टी। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास u अपॉन 2g। इसकी वैल्यू आई थी मैक्सिमम ऐसी एच मैक्सिमम आता है हमारा u स्क्वायर अपॉन 2g था, ये अपन u अपॉन g था शायद, जो भी है आपके पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसमें आते हैं केस में, यहाँ पे पढ़ाए थे हम कि जब किसी पत्थर को h हाइट से ऊपर फेंका गया हो, तो जब वो अपने हाइट को अटेन करता है मैक्सिमम हाइट को, तो वही हाइट होती है जो यहाँ भी हाइट मिली थी, पर जो उसका समय लगता है या उसको बोलेंगे जिस हाइट से फेंका गया वो हाइट हमें गिवन होता है h, ठीक। उसको जमीन पे आने में कितना समय लगा उसको बोलते हैं t। ये भी निकाल लेते हैं, इसमें भी t निकाल लेते हैं, इसमें भी t निकाल लेते हैं, जिनका था u अपॉन g, इसमें मिलेगा h स्क्वायर u स्क्वायर पर 2g। यहाँ निकलेगा h मैक्सिमम, वो मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ निकलवाए थे हम डिस्प्लेसमेंट निकलवाए थे, हम बोले थे जब पत्थर ऊपर जाता है तो प्लस हाइट, जब नीचे आता है तो माइनस हाइट, दोनों बराबर हो गया था। सिर्फ जो हाइट h था उसकी वैल्यू निकाला था हम लोग, h बराबर आया था u स्क्वायर अपॉन 2g। फिर आता है थर्ड केस, जब हम किसी पत्थर को h हाइट से रिलीज करते हैं, ये है h हाइट पे रखे हैं पत्थर को और वहां से उसको हम छोड़ दिए, फ्री फॉल करवा रहे हैं, यानी ड्रॉप कंडीशन है। ये है ड्रॉप और ये है थ्रो, किसको, पत्थर को, कहां पर, किसी h हाइट पे रख करके वहां से ऊपर फेंके थे। और ये है जब उसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे u 0 है और यहाँ पे u कुछ है, तो इसलिए मोशन यहाँ से मैंने अपवर्ड लिया था प्लस में, नॉर्मल लिया था माइनस में, पर यहाँ पे मोशन ऊपर है हमारा माइनस, नीचे है हमारा प्लस। इस पहले वाले केस में क्या था, मोशन था अपवर्ड प्लस में, नीचे था माइनस में, तो उधर यहाँ ग्रेविटी लग रही है, इसमें भी g था डाउनवर्ड, g लग रहा था इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें भी g था हमारा डाउनवर्ड। बात समझ आई? तीनों डायरेक्शन क्या था, सेम था, यानी इसमें भी g का डायरेक्शन क्या नेगेटिव, यहाँ भी डायरेक्शन नेगेटिव, पर यहाँ क्या था पॉजिटिव। वैल्यू जो आती है यहाँ पे आती है v स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, या जो किसी को फॉर्मूला बता सकता है, कौन आया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g है। ये वेलोसिटी कहाँ आई थी, जब पत्थर को हम h हाइट से फेंक रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा केस मोशन एंड ग्रेविटी में। अब आते हैं डिवीजन करके हम लोग केस 2 में, अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। वो जगह कम ना लिखना है सर, एक ही पेज में मत करिए, तो 2-3 पेज में करिए ना, अलग अलग, जैसे फर्स्ट टॉपिक हो गया हाँ, तो सेकंड का दूसरे पेज में करिएगा ना, बड़ा कर फिर बात कितना खुला देंगे। नहीं सर, बाद में क्या फैलाइएगा, इसी में अगले पेज में कर दीजिए, सही क्या है, होगा? बाद में मिला दीजिए। ठीक है, केस 2 था, सही है। केस 2 था हमारा। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की। कब, जब धरती पे फेंक रहे थे तब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, इसमें पढ़े थे हम सब कि जब पत्थर को जमीन पे लिए थे, जमीन से किसी पत्थर को ऊपर फेंका वेलोसिटी u के साथ, वो ऊपर जाके धरती पे गिरा, तो उसमें बोला था मैंने वेलोसिटी, इसमें जब पत्थर को जमीन से फेंका किसी एंगल थीटा पर, जब एंगल थीटा लिया था मैंने, तो इसमें दो कंपोनेंट हुआ था, एक था मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको कहते हैं ux, जो था मेरा u cos थीटा, और जो वेलोसिटी हमारा था वर्टिकल में, उसको कहते हैं u sin थीटा। हाँ, इसको uy बोलते हैं, इसी को uy बोलते हैं। फिर निकलवाया था इसके मैक्सिमम हाइट पर, जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, तो समझ लेते हैं h मैक्सिमम निकला था हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब इस पत्थर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, e बराबर u sin थीटा अपॉन g। ये निकलवाया था इक्वेशन अप्लाई करके, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये निकलवाया था इक्वेशन v बराबर u प्लस at लगा करके। इन दोनों इक्वेशन निकाला गया था इसी केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। सर, हाँ बोलिए ना, कोई कॉल आ गया, तो हम कह रहे थे ये वो टाइम है जहां वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम पे रीच करते हैं, बोलेंगे द टाइम एट विच पार्टिकल will reach at maximum height, particle will reach at maximum height, ये वो टाइम है। अगर मैं इसकी बात करूं h मैक्सिमम की वैल्यू, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये आ रही है। ये कैसे आई थी, इस इक्वेशन से लगाए थे हम लोग, तब उसमें क्या कुछ किया था मैंने, v by u by 2gh, तो वैल्यू आई थी हमारी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
अगला आता है हमारा इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलते हैं जब पार्टिकल अपने धरती पर जब वो टकरा रहा था तो उसको धरती में आने में कितना समय लगा, पूरे जर्नी की बात होती है। इसको बोलते हैं हम लोग पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ तक आने में लगा समय। इसकी वैल्यू थी हमारे पास कैपिटल टी बराबर था, जो टाइम लगा उसको ऊपर तक आने में उसको बोल रहे हैं मतलब टी स्मॉल। जो टाइम लगा उसको यहाँ तक आने में उसको फिर से बोले टी। मैंने कहा ये टोटल टाइम कितना होगा, तो बोलेंगे 2t। तो अगर हम t जानते हैं u अपॉन sin थीटा g होता है तो इसको 2 टाइम्स कर, ये हो गया 2u sin थीटा। ये हमारा आया था टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला चीज है इसमें थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देखिएगा। अगला चीज इसमें निकालना था हमें रेंज। रेंज को डिफाइन करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। ये सारी चीजें मैं लिखवा दे रहा हूँ बोर्ड पर, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाए कि आपको कौन कौन सी चीज याद है। डेरिवेशन जहाँ तक था वो था ही, पर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला काम आएंगे जो क्वेश्चन आपको बनाएंगे, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। अब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें कहते हैं जब पार्टिकल को अपने पार्टिकल को भेजा कितना ऊपर, वैसे कितना लगा उसका u sin थीटा, पर डिस्टेंस किस पे देख रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल मतलब x में। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं डिस्टेंस मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब चूंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड को बोलते हैं, स्पीड कितना लिया x में, ux ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने बोला हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, ux है, इसलिए ux ले इनटू टाइम। अब टाइम कहाँ चाहिए, जब वो पार्टिकल धरती पे छू जाए वापस से, तो उसको पूरा टाइम बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसीलिए हम इसको कैपिटल टी ले रहे हैं। अगर ये कैपिटल टी है तो वैल्यू पुट कर दो, ux मतलब कितना, u cos थीटा इनटू कैपिटल टी मतलब ये कहाँ लिया, ये वैल्यू लिखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g। बस समझ में आई। अब जब इन दोनों को कंबाइन किया गया है, फिलहाल तो यहाँ एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसको मैंने रिजल्ट में 10 पॉइंट सिखलाया था। मैंने क्या कहा था कि रेंज की वैल्यू इक्वल होती है। मैंने क्या सिखलाया था इसमें, रिजल्ट नंबर 1 मेरा यही कहता है, जिसको मैंने बोला था कि जब कोई पार्टिकल का रेंज सेम होगा कब, जब दोनों को थ्रो किया जाता है एंगल, एक को लिया जाता है 60 डिग्री, एक को लिया जाता है 30 डिग्री। यानी जब किसी पार्टिकल को एक ही जगह से दो अलग एंगल से थ्रो किया जाए, दोनों का रेंज सेम आता है। ये मैंने कहा था जब मैं sin 60 पुट करता हूं तो वैल्यू होती है √3/2, और जब मैं cos 30 पुट करता हूं तो वैल्यू होती है √3/2। यानी वैल्यू सेम ही आ रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं रेंज दोनों के लिए निकालूंगा अलग अलग तो वैल्यू दोनों साथ सेम ही आएगी। तो क्यों, मैंने कहा था r बराबर होता है फॉर्मूला u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा अपॉन g। तो जब मैं पुट करूंगा एंगल 60 डिग्री यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो cos 60 हो जाएगा हमारे पास कितना 1/2 u इनटू cos 60 इनटू u इनटू sin 60। जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड बाय g। वैल्यू क्या आ रही है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। और अगर मैं इस पे पुट करूंगा नेक्स्ट केस में r बराबर u cos 30 डिग्री इनटू 2u sin 30, तो क्या मिलता है मुझे रिजल्ट कि जब cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 नहीं √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है, सही है, sin 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2। तो देख रहे हो वैल्यू एक जैसी आ रही है। यहाँ भी देखो √3/2, यहाँ भी देखो √3/2, यहाँ भी देखो 1/2, यहाँ भी देखो 1/2, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। कब, जब हम एंगल ले रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री और जब यहाँ एंगल ले रहे हैं 30 डिग्री, तो दोनों के केस में हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसी को हमने रिजल्ट में याद रखा था कि जब कोई पार्टिकल एंगल हो कितना थीटा हो और एक 90 थीटा में हो, या मैं ये कहूँ शॉर्ट में, जब दो एंगल पार्टिकल का सम, जिसको दो एंगल से थ्रो किया गया है, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों का रेंज सेम आएगा, दोनों पार्टिकल का रेंज इक्वल आएगा।
ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये तो एक बात रिजल्ट हो गई। दूसरा रिजल्ट क्या है इसमें, जैसे कि हमसे इसमें पूछता है अगर मैं रेंज को डिफाइन करूं तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, रेंज बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम इनटू u cos थीटा कहते हैं। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, है ना। हाँ ये पर देखना फिगर दोनों पूरा सेम ही है। चाहे मैं ऐसे लिखूं u cos थीटा इनटू u sin थीटा अपॉन g, u cos थीटा यहाँ भी है, u cos थीटा यहाँ भी है, फिर 2u sin थीटा अपॉन g यहाँ भी है, 2u sin थीटा अपॉन g यहाँ भी है। मेरे कहने का मतलब है इसको बोल रहा हूँ मैं टाइम, अच्छा इसको मैं बोल रहा हूँ टाइम, इसको मैं कह रहा हूँ स्पीड। तो जब टाइम इनटू स्पीड करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ जो तुमको देखने में अच्छा लगे। अब मैं जानता हूँ कि जब मैं किसी पत्थर को अगर मैं फेंकूं ऊपर u, इसके x को बोलते हैं u cos थीटा और इसके y को बोलते हैं u sin थीटा, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर u sin थीटा लिखा हुआ है तो वो किसको कहते हैं हम लोग, u y को बोलते हैं। और जब लिखा रहे u cos थीटा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, u x बोलते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 2 इनटू का u y इनटू u x अपॉन g। तो इसी फॉर्मूला को मैंने ऐसे लिखा, नोट्स में लिखवा रखा है कि 2 इनटू u y इनटू u x अपॉन g। ये भी फॉर्मूला रेंज का ही है, तरीका लिखने का थोड़ा बदल गया। ये तरीका कब काम आता है, जब दे रखा होता है u बराबर u x i कैप और u y j कैप। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, u बराबर दे देगा आपको a i कैप प्लस b j कैप, पूछेगा इस वेलोसिटी पार्टिकल में दिया गया है कि a में कुछ a कितना चल रहा है, b में कितना चल रहा है, तो बताओ उसका रेंज कितना होगा। सीधे पुट कर दो, ये हुआ ux, ये हुआ uy, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का, इस ट्रिक का यही काम है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। एग्जांपल तो मैं देता हूं क्वेश्चन, व्हेन द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी u बराबर 2i कैप 3j कैप फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स रेंज। तो हम बोलते हैं रेंज इक्वल्स टू ux 2 इनटू ux इनटू uy अपॉन g। अब ux का मतलब होता है, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। हमेशा पहले वाले को x बोलेंगे, दूसरे वाले को y बोलेंगे। एक और तरीका याद रखने का, जब भी जिसके साथ i कैप लगा रहे ना वो x वेलोसिटी बदलाएगा, जिसके साथ j कैप लगा रहे वो y को बदलाता है। जब भी मोशन क्या करा रहा है x में, उसको बोलते हैं i कैप। जो मोशन y में होता है उसको बोलते हैं j कैप, और z को बोलते हैं हम लोग k कैप। वैसे k कैप वाला कंडीशन अभी आया नहीं है, पर i और j में जनरली पूछता है। अगर पूछ भी रहे j में तो भी घबराना मत, वो ऐसा लिखेंगे। उसमें एक और कंपोनेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस j कैप, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना लेंदी पूछता नहीं है हमारे पास। तो अभी हमारे केस में कितना दे रखा है, 2 और 3, तो यहाँ पुट करेंगे 2 इनटू का ux मतलब 2, तो 2 पुट किया, uy मतलब 3 मतलब 3 अपॉन कितना है g, g मतलब 10। आंसर निकालेंगे 2 टू 4 3 12, आंसर आ गया 12 अपॉन 10 यानी 1.2 मीटर। सर आपको ये समझ में आया मीटर में है, आपको जो u दे रखा है ना वो मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा हमेशा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, जवाब देने का ढंग क्या है, ढंग को समझिए, ढंग समझिएगा तो आपके क्वेश्चन आपके हाथ में नाचेंगे। बच गए। ये दो चीज था जो रेंज रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला आता है टॉपिक्स में ट्रेजेक्टरी, जो मैंने पढ़ाया है वो बता दूं। पॉइंट नंबर 5, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए 2 डायमेंशन। अच्छा, कभी बोल दे 2 डायमेंशन मतलब समझना यही प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है x में भी मोशन है और y में भी मोशन है। तो उसको बोल दे 2 डायमेंशन, तो घबराना मत, इसे 2 डायमेंशन कहां से बोल दिया, ये तो हम पढ़े नहीं है। 2 डायमेंशन को ही बोलते हैं हम लोग प्लेन, ठीक है। तो एनसीईआरटी चैप्टर में नाम प्लेन से ही बताया गया। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है, लिखते हैं y बराबर x स्क्वायर, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है tan थीटा इनटू x प्लस u स्क्वायर g अपॉन, तुम लोग भी थोड़ा बता सकते हो हमको क्या होता है फॉर्मूला,
जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार देखना कॉपी में हम सही लिख रहे हैं फॉर्मूला की गलत। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही लिख रहे हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है ना। इसी को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ए पाथ। अब इसको याद कैसे किया सर आपने, आपके ऊपर है, देखिएगा बोर्ड पर। इसमें मैंने बस डिटेल बताया, मतलब ये जितने बता रहा हूँ ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे लगातार बार बार, आपको घुमा रहा है क्वेश्चन इसी के ऊपर बार बार। देखिएगा बोर्ड पर फॉर्मूला दे रखा है tan थीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो निकाला गया इक्वेशन है इसको निकाला गया इससे s बराबर ut प्लस हाफ ap स्क्वायर से। इसी इक्वेशन को अप्लाई करके हमने निकलवाया है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ बोले या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोले एक ही बात है। फिगर क्या है, फिगर ये है, फिगर क्या है, ये है पार्टिकल का पाथ क्या है, वेलोसिटी u जा रही थी, x में क्या है u cos थीटा, y में क्या है u sin थीटा, ये एंगल कितना है हमारे पास थीटा का। हमने क्या निकाला, ये पार्टिकल किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। देखा x tan थीटा माइनस हाफ g स्क्वायर cos थीटा। मैंने इसको घुमा के क्या लिखा था क्वेश्चन को देखना, हमको इसको ऐसे याद रखना तो ठीक है, पर इसको एक शॉर्टकट बनाए थे। शॉर्टकट था y बराबर x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। जिस बच्चे ने इस फॉर्मूला को याद कर लिया, समझना अपना जी एडवांस जी नीट एग्जाम पे एक क्वेश्चन पक्का कर लिया, एक मार्क्स को पक्का कर लिया जिसने इस इक्वेशन को याद कर लिया। इस इक्वेशन की खास बात क्या है, इस इक्वेशन में तुमको x भी मिल रहा है, इस इक्वेशन को रेंज मिल रहा है, y मिल रहा है, ट्रैजेक्टरी मिल रही है। ऐसे फॉर्मेट में याद रखना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग रिजल्ट नंबर 3। मैं लिखवा रखा रिजल्ट के तौर पर, इसको चेक करना, आपको कॉपी में लिखवा रखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ऐसे पूछेगा क्या फायदा होगा, क्वेश्चन का सुंदरता दिखाने कितना सिंपल बन जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा y बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर, बोलेगा इसका रेंज निकालो। क्या बोलेगा, रेंज निकालो। अब ऐसे देखिएगा, बोलेगा रेंज निकालो तो लगेगा कि भाई क्या पूछ बैठा हमसे, ये कौन सा चीज है, ना कोई ढंग से कुछ दिख नहीं रहा है। पर रूल कहता है, अब इसको कंपेयर करवाइए दोनों से, तो क्या कहता है रूल, y बराबर लिखिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, जिसको 2x कॉमन ले लिए, ब्रैकेट। जब 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x दिख नहीं रहा था, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब किसी क्वांटिटी में से कोई चीज हम जबरदस्ती खींचते हैं तो उससे उसको बैलेंस करना पड़ता है। एग्जांपल तौर पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड में 2x। मैं आपको सिखा रहा हूँ इस फॉर्मेट पे कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछता है ऐसे है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, उसका सॉल्यूशन पूछा, उसने रेंज पूछा था, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, इस इक्वेशन में कॉमन ले लो 2x, और यहाँ बचेगा 1, 2x डिवाइड हो जाएगा, 3x स्क्वायर ऊपर 2x करेंगे तो x से 1x कट गया, क्या आंसर आता है। जैसे बता रहा हूँ हूबहू, बस ऐसे हाथ चल के तुम लोग चल जाए ना, बस काम तमाम है अपना। इसके ऊपर कुछ नहीं बनता है, इसके ऊपर कुछ नीचे नहीं बनाता, चाहे दिल्ली कलकत्ता कहीं घूम लो, कहीं नहीं मिलेगा इसके ऊपर। देख रहा फॉर्मेट, मैंने 3 को नीचे लिया है, ठीक है, यही बन गया मेरा रेंज। कितना है रेंज मेरा, 2/3। मतलब कि हमें करना सिर्फ ये है कि इसमें 1 बनाना है कोएफिशिएंट को, और x कॉमन लेकर के वो नीचे 2/3 कर देना है। फिर इसको इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 है, तो बोलेंगे बाय कंपेयरिंग, ऐसे बोलेंगे बाय कंपेयरिंग, बोलेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बस बाय कंपेयरिंग 1 and 2 क्या लिखेंगे, r बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/3। अगर तुमसे पूछता है थीटा कितना आया, बोल दो क्या है थीटा, थीटा कितना आ रहा है 2, लिखेंगे थीटा बराबर 2। आंसर कोई काट नहीं सकता है। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा वो क्या करेगा बेवकूफ, वो करेगा इसको इससे कंपेयर करेगा। क्या करेगा देख लो, जो गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में ये सोच के कि हमको टीचर पढ़ाई भी नहीं किया एक बार, वो क्या करेगा इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करवाएगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करवाऊंगा, ये क्वेश्चन बनाने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पहले u निकालो, फिर थीटा निकालो, फिर उस पर पुट करो, फिर तुमको निकलेगा वो रेंज। u निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, कितना मेहनत लगेगा। देखो u निकालोगे पहले
फिर थीटा निकालोगे और फिर लिखोगे फॉर्मूला r बराबर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन t। समझ लो, इसमें पुट करके निकालना और उसी क्वेश्चन में उसी से निकालने का में कितना चालाकी है। इसीलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है कि इसमें से इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी ये याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसके ऊपर पूछेगा, इसके ऊपर नहीं पूछेगा। अब जिसने ये रिजल्ट याद रखा है उस पर चुटकी में बन गया। इसको मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आया था आपको IIT में 2003 में, तब से ये क्वेश्चन रिटायर हो गया, तब से ये क्वेश्चन इसी को पैटर्न पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, तब से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये था मेरा ट्रेजेक्टरी के फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग